बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो है वो हमारा वेटरनरी ऑफिसर के इंटरव्यूज़ के हवाले से सेशन नंबर 14 है। और इसके अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। आज जो है वो 7 दिसंबर 2022 है, तो कुछ लोगों के इंटरव्यू आज हुए हैं। कुछ उनको हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ जो लोग जिनका नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ के अंदर इंटरव्यूज़ हैं उनसे मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस के हवाले से जो इंटरव्यू है वो महबूब अहमद। जी महबूब अहमद, आप कुछ बताना चाहें इसके बारे में कि आपके किसी फ्रेंड का इंटरव्यू हुआ है और वो किस तरह से उनसे क्या चीज़ें पूछी गई हैं? जी महबूब अहमद, मैं एक्सेस देता हूँ आपको अनम्यूट होने की। आप जो हैं अनम्यूट होके काइंडली बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक दोस्त का हुआ है, एम्पल थ्योरी जिनोलॉजी कर रहे हैं, युवास से, थर्ड सेमेस्टर है उनका। पहले तो उनसे पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, पहले उन्होंने मुझे फिर ये बताइए कि पैनल में कौन कौन है, कुछ इल्म है इस बात का, मतलब आपको पता लगा है? जी सर, वो एक तो उनके सर थे फिजियोलॉजी वाले, रब्बानी साहब हैं शायद, वो थे। इम्तियाज और रबानी। हाँ जी, थर्ड जो बंदा था उसका नहीं पता, एक तो पीपीएससी का बंदा था, बस इतना पता है। एक होगा अपना थर्ड बंदा सर्जरी का कह रहे हैं, रिफा का कोई बंदा है? नो सर, वो दोस्त बता रहा था कि हमारे दोस्त थे रिफा से, वो कह रहे थे कि हम्म। सर रिफा से तो कोई नहीं थे। मेरा भी ख्याल है रिफा से तो नहीं किसी को बुलाएंगे। एक इनमें से होगा बंदा, डिपार्टमेंट का भी होगा ना, तो मे बी हाँ पॉसिबल जी, आपको फीफा वाले डिपार्टमेंट का वाले अगर बंदे नाम से। पता चल जाए तो आई कैन एक्सप्लेन कि कौन सा। नहीं, नाम नहीं, वो कह रहे हैं ना कि रिफा से कोई भी शायद नहीं था। और जो चेयरमैन है वो जुल्फकार अहमद घुम्मन साहब हैं। ये नहीं पता। कह रहे सर हैं कि चेयरमैन शायद घुम्मन कह साहब हैं। कह रहे हैं कि जाहद साहब थे। कौन थे? जाहद साहब, मिस्टर जाहद नहीं, वो हुसैन। आपने वो जो तस्वीर शेयर हुई है उसकी बेस पे आप कह रहे हैं, जो टिक लगा हुआ था? जी सर। नहीं, वो टिक जो है दरमियान में लगा हुआ था, वो जाहिद हुसैन की तरफ थी। वो जुल्फकार अहमद घुम्मन वाली साइड पे था, दोनों तस्वीरों के दरमियान लगा हुआ था। तो किसी ने मुझे पहले बताया कि घुम्मन साहब थे, फिर उस तस्वीर में जो टिक है ना वो जाहिद हुसैन पे नहीं लगा, वो घुम्मन वाली साइड पे लगा हुआ है। सर ये ग्रुप अस्सलाम में वालेकुम सर। सर अकॉर्डिंग टू नदीम खालिद जाहिद हुसैन साहब चेयरमैन थे। ओए, जाहिद हुसैन तो ये बड़ा टफ टाइम देता है। जाहिद हुसैन तो काफी टफ टाइम देता है, लेकिन मेरा ख्याल स्टूडेंट्स तो कह रहे हैं कि आज था, मेरा इससे पहले पढ़ा हुआ है जाहिद हुसैन से, ये सर काफी। अकॉर्डिंग टू नदीम खालिद जाहिद हुसैन साहब थे। हाँ जी। फिर अकॉर्डिंग जाहिद टू हुसैन नदीम ही थे। खालिद। ठीक है, वो पिक्चर में जो टिक लगा हुआ था जाहिद हुसैन पे। पीपीएससी के 8-9 मेंबर ही होते हैं, आप वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे उनकी पिक्चर्स भी दिखनी है और जो है नाम भी लिखे होते हैं, तो मे भी पॉसिबल जाहिद हुसैन साहब हो। जी बताइएगा क्या क्वेश्चन वगैरह हुए? सर लंपी स्किन के बारे में पूछा है और इसके बारे में पूछा है कि ये एक दफा अगर एक एनिमल को हो गई है तो क्या ये दोबारा हो सकती है या नहीं हो सकती। और पीपीआर का पूछा है, उनकी रिसर्च भी स्मॉल एनिमल से रिलेटेड थी, तो पीपीआर का पूछा है, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह पूछी है। डायरिया और डाइजेंट्री का पूछा है। इसके अलावा स्मॉल एनिमल में कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिनमें हम उनका मीट इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद लेप्रोस्कोपी का पूछा है कि फील्ड में ये हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। बस इतना ही बताया उसने। जनरल नॉलेज पूछा है कोई? जनरल नॉलेज का नहीं। जनरल नॉलेज मेरा ख्याल है आजकल पूछा भी नहीं जाता, कम पूछा जाता है, बस एक दो चीज कोई पाकिस्तान से रिलेटेड, वो उनके मूड पे होता है, उनका मूड हो तो पूछ लेते हैं। लेकिन अगर जाहिद हुसैन है ना, तो वो जाहिद हुसैन जनरल नॉलेज नहीं पूछेगा, वो जाहिद हुसैन खुद भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता होता है। चलें, ये जी आज के इंटरव्यू के क्वेश्चन है।
जो आपके सामने है इसको आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सब क्वेश्चंस के आंसर तो डेफिनेटली जो है वो नहीं जो है बंदे को पता होते। ये आपको ये स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसके ऊपर, और आम तौर पे जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना वो रिपीट भी काफी सारे हो जाते हैं। एलएसडी के हवाले से वैसे जो क्वेश्चन है कि क्या ये दोबारा आ जाती है, देखें पाकिस्तान में इतनी रिसर्च कोई नहीं है, लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस की बेस पे अगर मैं बताऊं तो एलएसडी मैंने देखी है कि जिन एनिमल में पहले आई थी वो बाकी दोबारा भी रिपीट हुई है, रिपीट होती देखी है। बाकी अब हमें तो अभी तक कोविड का नहीं पता चला कि एक दफा आती है तो दोबारा उसका आएगा या नहीं आएगा, मतलब ट्रायल बेसिस पे ही होता है ना। अभी होगी वो चीज तो पता चलेगा वैक्सीन ने कितना असर किया, उसका टाइटर क्या था। तो एलएसडी का भी आने वाले वक्तों में पता चलेगा, लेकिन फील्ड के अंदर मैंने तो देखी है कि एक एनिमल को एलएसडी आई और उसको दोबारा भी आ गई। अच्छा, कोई और यहाँ पे बंदा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर कर सके? चलें, तो फिर हम नेक्स्ट जो है मॉक इंटरव्यू की तरफ चले जाते हैं। जैगम और सरफराज, सरफराज क्या आप भी आज मॉक इंटरव्यू देंगे? यस सर, ले लें। चलें ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं हम पहले जैगम से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जैगम से हम स्टार्ट करते हैं। जी हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर, my full name is Mohammad Zagam Usman. My father's name is Mohammad Usman. I am the only child of my parents and I live in Khushab. Sir, I have completed my matriculation and FSC with 86.8 and 89.5% marks from District Public School and India College Khushab. I have graduation in Doctor of Veterinary Medicine with a CGPA of 3.29 from College of Veterinary Animal Sciences, Jung, which is a sub-campus of UAS Lahore. I have completed my final internship from Interloop, there is Sheikhupura, and I have done many pre-internships. One at All Creatures Animal Hospital and Shelter, Islamabad, where I took part in their TNVR project and performed many surgeries like neutering and spaying. I have done another pre-internship at Colbert Animal Hospital, Lahore, and another one at Civil Veterinary Hospital, Johorabad. During my degree, I also worked with the Tahira Animal Welfare Foundation, where I completed the duties of capturing the animals, their treatment, their vaccination, and spaying and neutering, and then their release. Sir, Okay. I'm also just. Now tell me what is the meaning of CGPA? Sir, CGPA means cumulative GPA or कम्युलेटिव आगे क्या होगा, जीपीए क्या होता है? सर फुल फॉर्म नहीं आती इसकी जीपीए की। कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेड पॉइंट एवरेज, यस। एफएससी किस चीज का एब्रीविएशन है? सर एफएससी बेसिकली इंटरमीडिएट को ही कहते हैं, और एफएससी शॉर्ट फॉर्म कितनी है? सर एफएससी शॉर्ट फॉर्म है, एससी तो साइंस बन रहा है और एफ से पता नहीं क्या बन रहा है। फैकल्टी इन साइंस। फैकल्टी इन साइंस, यस। अच्छा, तो आपकी हॉबीज क्या हैं? सर मेरी हॉबीज, आई usually play cricket with my friends in my free time, and I listen to music, old music basically, and I love to play computer games. अच्छा, लता मंगेशकर कौन से ईयर के अंदर उनकी डेथ हुई है, लता मंगेशकर की? सर भी रिसेंटली हुई है 2022 में। राइट। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि एफएमडी को कैसे कंट्रोल करेंगे? सर बेसिकली सबसे पहले जो मेजर हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा वो होता है वैक्सीनेशन। प्रॉपर एरिया में वैक्सीनेशन होनी चाहिए। इसके अलावा क्वारंटीन हमें करना पड़ेगा एनिमल्स को जिनमें डिजीज आ चुकी है। उसके अलावा सर अगर एक एनिमल में आ चुकी है और बाकी जो हर्ड है उसमें हम सेकेंडरी इनफेक्ट उसमें हम एज अ प्रिवेंटिव तौर पे एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में।
इसके अलावा सर सबसे पहले तो बायोसिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उन्हें हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि वो स्प्रेड ना हो डिजीज उस इलाके में। सर ये कुछ पॉइंट्स एफएमडी के लिए। ठीक हो गया। मुझे जो है वो आप पल्पी किडनी डिजीज के बारे में बताइएगा। सर बेसिकली क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस टाइप बी वायरस कॉज करता है। टाइप टाइप ए है या टाइप बी है, सही मुझे सर याद नहीं है। टाइप बी वायरस जी सर। ये कॉज करता है डी सर। डी जी श्योर सर, टाइप डी वायरस कॉज करता है। और सर इसमें बेसिकली जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पेनिसिलिन यूज करते हैं। वजह क्या होती है इसकी? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन कहाँ से आ जाता है? अच्छा, ये एनिमल जब बेसिकली ओवर ईटिंग की वजह से होता है, तो एनिमल को एक एनवायरनमेंट फेवरेबल बैक्टीरिया को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो करने के लिए। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा मिल्क फीवर क्या होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है? सर बेसिकली मिल्क फीवर पोस्ट पार्जुवेंट प्रेसिस को कहते हैं या प्रेसिस को कहते हैं। ये बेसिकली जब हम पार्जुएशन से पहले हम एक्सोजीनस कैल्शियम देने लग जाएं तो बॉडी कैल्शियम मेटाबोलाइज करना बंद कर देती है, कम कर देती है, जिसकी वजह से पार्जुएशन के वक्त कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और एनिमल पैरालिसिस हो जाते हैं, डाउनर हो जाता है। और सर इसका ट्रीटमेंट में बेसिकली हम कैल्शियम थेरेपी करते हैं। कैल्शियम को हम डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते हैं डेक्सट्रोज में या बाकी सोल्यूशन में। तो ये इसका बेसिक ट्रीटमेंट है। Which breed of sheep is famous in खुशाब? सर कजली ब्रीड है। कजली breed. And this some characteristic of कजली breed. सर एक तो इसका जो हेयर कह रहा हूँ सर, इसके जो ईयर्स होते हैं वो तो काफी बड़े होते हैं, ब्लैक कलर के। उसके अलावा जो इसकी आंखों के गिर्द ब्लैक कलर के दाग कह लें या जिस तरह स्पॉट्स होते हैं वो कह लें इर्द गिर्द आंखों के। पर्पस क्या है कजली ब्रीड का? सर ये बेसिकली मीट के लिए ग्रो करते हैं। अच्छा, कोई सी मुझे 3 प्रोटोजोअल डिजीजेस के नाम बताइएगा। सर इसमें थैलेरिया, बिबेजिया एंड एनाप्लाज्मा। एनाप्लाज्मा क्या एक प्रोटोजोआ है? जी सर, प्रोटोजोआ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक है ये। अगर मैं कहूँ एनाप्लाज्मा एक रिकेट्सिया है, प्रोटोजोआ नहीं है, तो क्या ये मेरी स्टेटमेंट ठीक होगी या गलत होगी? सर फिर आपकी ठीक होगी, शायद मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर मैं कहूँ कि थैलेरिया जो है वो भी एक रिकेट्सिया है और वो प्रोटोजोआ नहीं है, फिर? नहीं सर, थैलेरिया तो प्रोटोजोआ है। थैलेरिया प्रोटोजोआ ही है? जी सर। अच्छा, मुझे जो है साहिवाल ब्रीड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइएगा। सर साहिवाल ब्रीड का रेडिश ब्राउन कलर होता है और इसे लोला कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई गुड स्टेचर एंड लूज स्किन। इसके अलावा सर इसके अलावा ये मशहूर है दूध देने की वजह से, हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल है। क्या लैक्टेशन है इसकी? सर इसकी 4000 लीटर्स पर लैक्टेशन तक या उससे ज्यादा भी गई हुई है। एवरेज की बात कर रहा हूँ। सर एवरेज इसकी 15 तक है, 15 to 18 लीटर्स पर डे। 15 to 18 लीटर्स लीटर पर डे। लैक्टेशन पीरियड कितने अरसे का होता है? सर 270 डेज। 270 डेज का होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हाई यू वांट टू बी ए वेटरनरी ऑफिसर? सर बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है LNDD, वो एज ए वेटेरियन मुझे और फार्मर को डायरेक्टली लिंक कर रहा है कि मैं उनके लिए काम करूं उनकी फार्मर्स की बेटरमेंट के लिए। और सेकंड थिंग है ये कि सिक्योरिटी, मतलब इस जॉब में सिक्योरिटी है। मैं मेंटली स्टेबल हूँगा या मेंटली आप कह लें कि सर मेंटली फ्रेश हूँगा, मैं कोई मेंटली रिलैक्स हूँगा, मुझे किसी किस्म का मसला नहीं होगा और मैं अपना जो काम होगा वो बेहतर तरीके से कर सकूंगा। अच्छा,
वेटरनरी ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती हैं? सर बेसिकली वेटरनरी ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज हैं उनमें सबसे पहले तो आता है कि जो भी हेल्थ इश्यूज फार्मर के एनिमल्स के हैं, उनको रिजॉल्व करना। सेकंड, जो लोअर स्टाफ है अपना, उसे मैनेज करना। इसके अलावा वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग वगैरह होगी और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। सर ये कुछ ड्यूटीज हैं वीओ की। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे साथ ये बताइएगा कि ऑर्गेनोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट बताइएगा लाइफ स्टॉक। सर बेसिकली 5 कैडर्स हैं लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के, जिनमें से 3 में वेटनेरियन काम कर रहे हैं, जिसमें रिसर्च है, एक्सटेंशन है और प्रोडक्शन है। जो एक्सटेंशन है बेसिकली उसमें ये हेल्थ भी इंक्लूड है और जिसमें सीवीएच वगैरह आ जाते हैं। और जो रिसर्च है उसमें लाइक वीआरआई, बाकी और दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट पीआरआई रावलपिंडी, और इसके अलावा जो पोल्ट्री लैब्स हैं ये सब आ जाते हैं, और एफएमडी रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह। और थर्ड वन जो है प्रोडक्शन, इसमें जो लाइफ स्टॉक एक्सपेरिमेंटल स्टेशन आ जाते हैं, या बीआरआई पत्तों की वगैरह, या जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट वगैरह के काम हो रहे हैं वो इस पे आ जाते हैं। सेक्रेटरी कौन है इस वक्त लाइफ स्टॉक? इस टाइम है मोहम्मद मालिक बुल्ला। तो वो ऑर्गेनोग्राम में नहीं आएंगे? सर वो ओवरऑल हेड है, मतलब 5 कैडर्स के जो हेड आते हैं वो सेक्रेटरी हैं। और जो कैडर्स होते हैं उनको कौन, उनका हेड क्या कहलाता है? सर उनका डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर होता है? सर और डायरेक्टर जनरल होता है उनका। डायरेक्टर जनरल होता है? जी हर सर। डायरेक्टर जनरल के आगे की भी तो हिरार्की बताएं, पूरा जी सर। ऑर्गेनोग्राम बताएं। सर हर डायरेक्टर जनरल के आगे मतलब डायरेक्टर होते हैं एक डिवीजन का। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ जाता है जिसमें एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, और उसके बाद एक तहसील आती है जिसमें डिप्टी डायरेक्टर होता है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में क्या डेफिशिएंसीज है? सर लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ऐसा डेफिशिएंसीज इतनी खास नहीं है। मेन जो हमारा वास्ता पड़ता है क्वैक्स से है, जो फार्मर्स को मुश्किलात पेश आती हैं। तो इसके अलावा सर कुछ हैं जो सोर्सेज का ना होना, लाइक लैक ऑफ मेडिकेशन है, लैक ऑफ वैक्सीनेशन, और लैक ऑफ प्रॉपर वेटनरी स्टाफ। तो क्या ये आपकी प्रॉपर बात कंट्रा इंडिकेट नहीं कर रही? आपकी बात के शुरू में आप कह रहे हैं कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और उसके बाद आप कहते हैं कि लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में मेडिसिन की कमी है, वैक्सीनेशन और स्टाफ। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने करना क्या है? सर ये बेसिकली हर जगह अपनी किसी किसी जगह पे कह सकते हैं कि है, बहुत जगह पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जैसे कुछ डिस्पेंसरीज वगैरह खाली पड़ी है, वहाँ पे स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ ही नहीं है। और मेडिसिन? सर मेडिसिन देने के लिए कोई बंदा नहीं है वहाँ पे। ठीक हो गया, चलें ठीक है। ओके। जी थैंक यू सर, थैंक ओके जी, अल्लाह हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो है मोहम्मद सरफराज। Yes, sir. काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. Thank you for giving me a chance to introduce myself. My name is Muhammad Sarfaz Hussain and I am from Hafizabad. My father's name is Jafar Hussain. We are 4 brothers and 2 sisters. Regarding my academics, so I have recently completed my graduation degree in Doctor of Veterinary Medicine from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore. I have done my matriculation and FSc Medical from my native city, Hafizabad. As far as my working experience is concerned, sir, I have done my I worked in livestock, poultry, and pets practice also. So regarding poultry disease management and diagnosis, I worked in poultry diagnostic laboratory Ariwala, and regarding pets practice, I did my final internship at Zia Veterinary Clinic, where I have got an opportunity to learn many important techniques, including management and handling of indoor and outdoor patients, X-rays and their interpretations, and blood reports and their interpretation. I have also assisted many important surgeries, including neutering, spaying, and some orthopedic surgeries, including intramedullary pinning. As far as regarding
livestock field Okay, practice. okay. I worked Tell with, me who is the yes, speaker. Tell me who is the Speaker of National Assembly. sir, Sadiq Sinjarani. और चेयरमैन सेनेट कौन है? No idea, sir. ओके. आपकी हॉबीज क्या है? सर बेसिकली मैं एक एनिमल लवर हूँ, तो कुछ पेट्स रखे हुए हैं मैंने, और बर्ड्स में सर मोस्टली पोल्ट्री के हैं, तो उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ मैं. ओके. बुक रीडिंग का शौक है? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कोर्स रिलेटेड बुक्स पढ़ लेता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हेमरेजिक सेप्टिसीमिया के साइंस क्या होते हैं डिजीज के, और उसका ट्रीटमेंट क्या है? सर HS एक एक्यूट डिजीज है जो कि लार्ज एनिमल्स में होती है. इसमें बेसिक साइन तो सर डिस्निया का होता है, जो कि मेन प्रॉब्लमेटिक है कि डिस्निया डिफिकल्ट ब्रीदिंग है. इसके अलावा सर ओडीमा होता है, इसमें लोअर बॉडी पार्ट्स में, लेग्स में. इसके अलावा सर ये नेक के अंडर द नेक, और सर हाई फीवर है. बेसिक साइंस दिया. और ट्रीटमेंट में सर आप हम इसमें सल्फा ड्रग्स यूज़ करते हैं, जो कि मार्केट में ट्राइबर्सन के नाम में आ रही हैं, और वो 44 mg पर kg के हिसाब से हम IM यूज़ करते हैं. इसके अलावा सर ट्राइबर्सन की सिम्प्टोमेटिक फार्मूलेशन चलते क्या है? हैं. ट्राइबर्सन की फार्मूलेशन क्या है? यस सर, इसमें सल्फा डायजीन प्लस ट्राइमेथोप्रिम सर. अच्छा, डिजीज फ्री 40 जोन के and बारे में कभी सुना है आपने? यस सर. पंजाब में कौन से एरिया डिजीज फ्री जोन है? नो आइडिया सर. डिजीज फ्री जोन के बारे में सुना क्या है आपने? सर इसके मतलब डेफिनेशन का बचता है कि ऐसे एरिया जो डिजीज फ्री कर दिए जाएं, लाइक FMD से रिलेटेड हो जाएं, कि यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया में, इस बाउंड्री में वो डिजीज नहीं है. LSD जो है वो जूनोटिक डिजीज है कि नहीं? नो सर, जूनोटिक नहीं है. जूनोटिक डिजीज नहीं है? नो सर. आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर. जूनोटिक डिजीज एक है, उसको कौन डिक्लेयर करता है कि ये जूनोटिक है? कोविड आया, कोविड को किसने डिक्लेयर किया कि ये एक जूनोटिक डिजीज है? यस सर, ये पाकिस्तान का कोई इदारा है, अब मेरे ध्यान से नाम निकल गया उसका. दुनिया को वो बताता है कि ये डिजीज जूनोटिक है? नो सर, दुनिया रिपोर्ट कर सकता है शायद, और वो कि ये दुनिया केसेस में एक इंसानों में. डिजीज को जब ये कहा जाता है कि ये जूनोटिक डिजीज है, तो वो कौन बताएगा कि ये जूनोटिक है, और हम कहेंगे कि ये सर जूनोटिक है? वैसे तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही होगी सर, तो WHO. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या LSD को जूनोटिक करार नहीं दिया? सर आई डोंट नो, बट मैंने ऐसा सुना नहीं है कहीं भी केसेस के दौरान देखे हैं. LSD की मोर्टेलिटी कितनी होती है? सर 1 to 5% मोर्टेलिटी है, लो मोर्टेलिटी है. ठीक है. कोक्सीडियोसिस के बारे में बताइएगा आप, जो है पोल्ट्री में. यस सर, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है, जो कि बेसिकली पोल्ट्री में 2 फार्म्स में आती है. एक तो सर इंटेस्टाइनल फार्म है, और दूसरी सर इसकी सिकल फार्म है. सिकल का जो कॉस्टिव एजेंट है सर, वो बेसिकली इसका जो कॉस्टिव एजेंट है वो अमीरी है, और जो सिकल कोक्सीडियोसिस करता है वो सिकल एमीरिया टेनेला करता है. और सर इसके साइन जो हैं वो ब्लड फील्ड सिकम है, और ब्लडी उसके ड्रॉपिंग्स हैं. वैक्सीनेशन का ऐसे ही शेड्यूल सर बताइएगा. वैक्सीनेशन का शेड्यूल बताइएगा बफलो में. बफलो में सर इसमें बेसिकली हम
कुछ डिजीज को जो कवर करते हैं, सबसे पहले तो सर HS, FMD, देन इसके अलावा सर ब्लैक वाटर और एंथ्राक्स। FMD के लिए सर हम करते हैं मार्च अप्रैल, और सेकंड डोज हम लगाते हैं सर सितंबर अक्टूबर में। देन सर आ जाए HS की तरफ, तो सर मई जून में पहली करते हैं। देन हम करते हैं सर अक्टूबर नवंबर में। इसमें सर आगे दो हैं कि एक ऑयल बेस हैं जो हम एक दफ़ा ही करते हैं मई जून में, और दूसरी जो है एडजुवेंट एलम बेस है, वो सर हम साल में 2 दफ़ा करते हैं, जैसे कि वेरी गुड, मैंने मंथ वेरी गुड। बताए आप। दूसरा सर ये आ चीज़ जाए mention आपने कर एंथ्राक्स, देनी है सर ये schedule में। अगस्त में करते हैं। अगर आप बिल्कुल आपने ये ठीक किया है कि अगर 2 दफ़ा आपने बतानी है ना डिजीज़, अगर 2 दफ़ा आपने जैसे शेड्यूल मेंशन किया, तो आप ये साथ अगर मेंशन कर दें तो अच्छी चीज़ है कि ऑयल बेस वाली साल में 1 दफ़ा होती है और जो वाटर बेस है साल में 2 दफ़ा होती है। रिगार्डिंग LSD ओके ज़ूनोटिक नहीं है। ज़ूनोटिक डिजीज़ को WHO डिक्लेयर करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो अगर हम एनिमल साइड पे ले लें तो OIE जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल OIE का नाम एक स्टूडेंट बता रहे थे चेंज हो गया है, लेकिन वो रिसर्च बेस या बड़ी आगे की बात होगी। फिलहाल आज मैं वेबसाइट भी विजिट कर रहा था, तो 2022 के पिछले ये मंथ में OIE ही नाम मेंशन किया गया है LSD को कंट्रोल करने के हवाले से। और एनिमल हस्बेंड्री ओके सर। कमिश्नर को भी एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर ही कहा गया है उसमें। मे भी चेंज हो गया हो जो हाँ, है लिटरेचर में, बट अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। ठीक ठीक है। हो गया सर। अच्छा, ठीक है सर। मुझे ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट की कोई स्कीम्स बताइएगा, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं लाइफ स्टॉक की? सर प्रेजेंटली अभी 3 स्कीम चल रही है अभी जो वर्किंग में है सर, 4 स्कीम है हम्म, सॉरी। पहली स्कीम सर सेव द काफ, देन सर हम्म, फैटनिंग ऑफ काफ सर, देन फिर रूरल पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन, और सर तीसरे 4th नंबर पे आ जाएं आप साइलेज मशीन की प्रोविजन। अगर सर इनकी डिटेल में जाएं तो काफ सेव द काफ सर इसलिए बनाई गई है कि फार्मर ज़्यादातर ये समझते थे कि इससे जब मुझे हम इसे ग्रो TNVR के बारे करवाएंगे में तो इस बताइए। मुझे TNVR के बारे में आप TNVR, बताएं। यस सर, ये कुछ अर्सा पहले सर ये बड़ा एक्टिवली ये एक्टिविटी की जा रही थी अपने डिपार्टमेंट में, लाइक TNVR टैप करते थे हम, न्यूट्रल कर देते उसे, उसकी वैक्सीनेट करते और देन रिलीज कर देते। इसका मकसद सर यही था कि एक तो स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन कम की जाए, और दूसरा सर रेबीज को कंट्रोल किया जाए बेसिकली। गुड। मुझे ये बताइएगा कि साहिवाल ब्रीड और फ्रीजियन का अगर आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो क्या करेंगे और क्या रिकमेंड करेंगे? एक फार्मर है, वो कौन सी ब्रीड को रखे तो वो बेहतर रहेगा? यस सर। सर इसमें कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं दोनों के कंपैरिजन में। देखा जाए तो सर साहिवाल हमारी लोकली ब्रीड है जो कि डिजीज रेसिस्टेंट है काफ़ी। सर स्ट्रेस उसमें कम आता है, हीट स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, और सर उसकी मैनेजमेंट आसान है। दूसरी तरफ सर अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सर प्रोडक्शन में HF साहिवाल कम है मिल्क प्रोडक्शन में। और दूसरा सर अगर इसके फायदे की बात की जाए HF की, सर HF प्रोडक्शन में ज़्यादा डेफिनेटली। और अगर आप प्रोडक्शन में अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो हम इसे HF रिकमेंड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने होंगे। इसकी मैनेजमेंट थोड़ी टफ है, लाइक इसके स्ट्रेस को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, हीट स्ट्रेस को। उसके लिए सर हमें मैनेजमेंटल कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी, फैंस वगैरह ठीक है। लगाने पड़ेंगे। मुझे आप जरा जो है ना बिलहारजाई डिजीज के बारे में बताइएगा, ये कौन सी डिजीज है? बिलहारसिया, बिलहारजाई। सॉरी सर ये निकल के गए से, आई थिंक सर ये ना, शिस्टोसोमिया से। नासा के बारे में बताइएगा। नासा, नासा डिजीज। नो सर, नो सर, नो आइडिया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर शिस्टोसोमियासिस। यस सर, इसमें सर हम ऑक्सीक्लोजन सर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सर ट्रेमाटोड्स में आता है, तो
इसमें नाइट्रोक्सिन, ऑक्सीजन, क्लोजानाइड और ट्राइक्लोबेंडाजोल सर ये work करते हैं। एल्बेंडाजोल के रिजल्ट कैसे रहेंगे इसमें? सॉरी सर, एल्बेंडाजोल के रिजल्ट किस तरह रहेंगे इस डिजीज में अगर हम यूज कर लें? सर सच तो आइडिया नहीं है मुझे। ड्रग ऑफ चॉइस एल्बेंडाजोल है शिस्टोसोमा की। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम आपके एरिया में आपको वेटरनरी ऑफिसर लगा दें तो वहाँ आप क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं? सर कुछ चेंजेस हैं जो लाइक मैं लार्ज लेवल पे मतलब अपर लेवल पे करना चाहूँगा अगर मुझे मौका मिला। एक तो सर ये लाइफ स्टॉक जो ADRS सर एक एप्लीकेशन चल रही है, क्योंकि ये सर एक्सटेंशन की जॉब है तो ADRS में डॉक्टर से उस फार्मर का ताल्लुक डायरेक्ट होना चाहिए। ADRS एक ऐप है जो सर मोस्टली बंदों को नहीं पता, फार्मर्स को। तो एक तो उसे उसकी एडवर्टाइजमेंट लाजमी होनी चाहिए और उसे उसका यूज़ करने का तरीका हर बंदे को, हर फार्मर को पता होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है सर कि आप डायरेक्ट अपने डॉक्टर से मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सर यही अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये मज़ीद बढ़ने चाहिए सर, क्योंकि अब हमारे फार्मर्स में अवेयरनेस की बहुत कमी है जिसकी वजह से उन्हें बहुत से इकोनॉमिक लॉसेस का सामना करना व्हाट पड़ आर रहा है। नोटिफाइएबल डिजीजेस? सर ऐसी डिजीजेज जो कि जूनोटिक हो या सर वो ऐसी जो कि हमने मतलब एरेडिकेट कर दी हो, अगर वो अपीयर हो जाए कहीं किसी इलाके में तो ऐसी डिजीज़ को हमें अपने अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करना होता। तो लाइक सर एंथ्राक्स आ जाए, ग्लैंडर्स आ जाए या कोई भी जूनोटिक अब LSD आ जाए तो सर उसे हमने नोटिफाई करना है। उसका भी सर एक चैनल है, प्रॉपर चैनल के थ्रू एक फार्मर है फर्स्ट करें उसके पास ओके LSD आ जाती है। ओके, गुड, वेरी गुड। अच्छा इंटरव्यू रहा है आपका। अच्छा नदीम थैंक यू। खालिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नदीम खालिद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कह दें। सर अभी 3-4 और लड़कों के ग्रुप में मैसेजेस आए हैं कि ये इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेंगे। सर वो क्वेश्चन डिस्कस होने चाहिए लाइव में, हो सकता है वो मज़ीद पूछे जाए। वो क्वेश्चंस डिस्कस होने चाहिए। यस सर। डिस्कस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं? मैं वही चाह रहा था कि जिन लड़कों ने इंटरव्यू दिया है वो यहाँ पे हमारे साथ अपना शेयर करें एक्सपीरियंस। तो नदीम खालिद हैं, वो मेरा ख्याल विल बी बैक इन 2 to 3 मिनट्स। वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो करेंगे। बाकी आप बताएं क्या क्वेश्चन जो हैं आपने ग्रुप के अंदर देखे हैं जो आप को लगा है कि सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, आज पूछे गए? जी सर, कुछ तो ये वॉइस नोट में है, मुझे सारे नहीं याद सर, लेकिन ये है कि एक ये क्वेश्चन था मिल्क और यगट, इन दोनों में से आप क्या प्रेफर करते हैं, डिफरेंस क्या है इनमें? पर्सनल ओपिनियन है ये तो। सर इसमें वो कंपोजिशन और वो क्वालिटी या कंपोजिशन न्यूट्रिशन का वगैरह फर्क आप आ रहा है? बताएंगे, उसका टेस्ट बताएंगे, उसमें मिल्क और अगर प्रेफर का पूछा है या अगर डिफरेंस पूछा है तो उसके डिफरेंसेस आप बता देंगे, उसको किस तरह से योगर्ट को बनाया जाता है, उसकी कंपोजिशन क्या है, और एज ए प्रोबायोटिक वगैरह भी जिस तरह वो यूज होती है, वो सारे मामला। और प्रेफर किसको करेंगे ये तो जो है अपना अपने टेस्ट की बात है। इसके अंदर टेस्ट की अपनी बात आ जाएगी, न्यूट्रिशन वैल्यू को आप डिस्कस कर लेंगे, और हेल्थ इश्यूज वगैरह का आप अगर इसमें कुछ बताना चाहें तो वो एडिशन वगैरह कर सकते हैं। ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस सर होते हैं। इसमें सर 2 पॉइंट्स न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिबिलिटी, इन दोनों को डिस्कस कर प्लीज करिएगा कि नहीं न्यूट्रिशन किसकी अब बेहतर है और सर एग्जैक्ट तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं अब मुझे आइडिया। मिल्क की तो जहरी बात है हमें पता होती है, उसकी हमने याद की होती है।
कि 87% उसमें वाटर है और उसका जो फैट जी सर। परसेंटेज है वो अगर कैटल की बात कर लें तो 3.5 to 4% है। अगर हम उसमें लैक्टोज की बात कर लें तो 4 to 5% के दरमियान है। अगर उसमें हम प्रोटीन की बात कर लें वो भी इसी राउंड अबाउट होती है 4 to 5% के। और बाकी कुछ मिनरल्स और ये चीज़ें होती हैं ना। बाकी योगर्ट की फिर वो ज़रा देखनी पड़ेगी ये क्या जो है वो कंपोजिशन हाँ होती है। सर लैक्टोज ठीक। इंटॉलरेंस में हम योगर्ट यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? लैक्टोज इंटॉलरेंस में योगर्ट नहीं यार, इन इसका ये क्वेश्चन का आइडिया नहीं है कि उसमें योगर्ट में लैक्टोज होता है कि नहीं होता। वैसे तो मिल्क भी अवेलेबल है, मिल्क जो है लैक्टोज फ्री मिल्क भी अवेलेबल होता है मार्केट में। और सर और भी काफी क्वेश्चंस हैं तो वो सर वॉइस नोट में है, मुझे अब नहीं याद है। वो देखिए अब जो जो इंटरव्यू होते जा रहे हैं ना वो उनके क्वेश्चन नोट करते जाएं। दिन में 3 या 4 आपको इंटरव्यू मिल जाते हैं। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो जिसका इंटरव्यू हुआ है उससे भी डिस्कस किए जा सकते हैं या उसको नेट के ऊपर सर्च करने हैं। जस्ट लाइक मिल्क एंड योगर्ट है, आजकल तो गूगल का जमाना है, उसको इजीली आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। योगर्ट लिखते हैं वो सारी उसकी कंपोजिशन आ जाएगी, उसको आप लिखते जाएं और जितने इंटरव्यूज है वो अपने पास इस तरह नोट डाउन करते जाएं। जिनके आखिर में इंटरव्यू है मे बी पॉसिबल उनको कोई जो है ना फायदा हो जाए। अच्छा ये जाहिद बिल्कुल हुसैन सर। साहब नहीं, मेरा ख्याल है ये जाहिद हुसैन साहब वो हैं चेयरमैन, ये अलहदा हैं, ये धीमी तबीयत के, ये कमिश्नर फैसलाबाद रहे हैं गालबन, अभी रिटायर हुए हैं। जाहिद हुसैन अच्छा। कमिश्नर फैसलाबाद थे ये, अभी रिटायर हुए हैं ये। हम्म। और ये मेरा ख्याल कुछ अर्सा लाइफ स्टॉक के भी रहे हैं, जो है ना सेक्रेटरी भी रहे हैं जाहिद सर हुसैन साहब। सुन ये सर ये सुनने में जाद आया कि हुसैन उन्होंने साहब और हैं, हम्म, ये जाद हुसैन साहब और हैं। नहीं फर्दर वही है। ये जो आप डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कह रहे हैं ना, ये वो नहीं है। ये जो दे के आए ना इंटरव्यू में, नदीम खालिद हैं या यार इमरान शकूर। मैं फैसलाबाद डिवीजन के अंडर आता हूँ, मैंने इनको देखा हुआ है ना, डायरेक्टर ऑफिस है वहीं बैठते हैं ये। ये फैसलाबाद के कमिश्नर रिटायर हुए हैं अभी ये नवंबर में। हाँ जी हाँ जी, नवंबर अभी रिटायर हुए हैं। मैं तो इनको देखता रहा हूँ, ये इधर के हमारे डायरेक्टर साहब के साथ भी, ये हैदर साहब के साथ, जहाँ लाइफ स्टॉक का ऑफिस है उसके साथ वाला इनका ऑफिस है, जी जी सर। ये वही है। अभी रिटायर हुए हैं, इनकी फेयरवेल भी हुई थी और ये लाइफ स्टॉक के भी कुछ अर्सा जो हैं रहे थे सेक्रेटरी। धीमी सी तबीयत के हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है ये, जो है ना फ्रेंडली नेचर ही है इनकी। लेकिन सर आप जो बात सर कर रहे ये थे कि उन्होंने फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी ये पूछते हैं, नदीम खालिद नहीं से वो तो कोई मेरे और को थे, है। वो सॉरी वो कोई और थे, वो ये नहीं थे। सर ये भी पूछते हैं। अभी मैंने 2-3 लड़कों से बात हुई है ना तो वो बता रहे थे इन्होंने फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। फील्ड से रिलेटेड पूछे हैं बस ना। आजकल फील्ड से जनरल नॉलेज का मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जनरल नॉलेज ना थोड़ा पूछा जाता है आजकल, 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो ज्यादा ना फील्ड से रिलेटेड। ये 2021 से ही ट्रेंड चला है, इससे पहले ये होता था 50% आपसे जनरल नॉलेज, चेयरमैन पूछते ही जनरल नॉलेज था। और बाकी लेकिन अब थोड़ा सा पीपीएससी ने आई थिंक इंटरनल अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया, जनरल नॉलेज को थोड़ा, और वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, क्वेश्चन आंसरिंग को, आपकी ड्रेसिंग को और बाकी मामलात को और फील्ड रिलेटेड मामलात को ज्यादा नोट करते हैं। तो नदीम खालिद आप क्या सुन पा रहे हैं? नदीम खालिद जी सर मैं इधर ही हूँ। चले तो काइंडली अपना जो है ना वो अ, आज का ना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ। जी श्योर सर, सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड सर हसान जुवेद एंड एवरी सिंगल पर्सन इन द ग्रुप के मेरा जो है ना वो इंटरव्यू बड़ा माशाल्लाह अच्छा और बड़ा स्मूथ हुआ है। तो उसमें मैं आपको शुरू से बताता हूँ सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस इन द पीपीएससी ऑफिस। तो सबसे पहले उन्होंने हमें जो है ना वो एक जगह पे जाके बिठा दिया फर्स्ट फ्लोर पे ही कि आप यहाँ पे वेट करें। और फिर हमारे उन्होंने मोबाइल कलेक्ट कर ली फ़ौरन। उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है और उन्होंने हमें भेज दिया 5th फ्लोर में। वहाँ पे जाके हमने अगेन जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया
और फिर उन्होंने 1 बाय 1 जो है ना वो बंदों को बेचना शुरू कर दिया कमरे में। तो जब मेरी बारी आई थी तो उस वक़्त जो है ना वो चेयरमैन ये ज़ाहिर साहब थे और मैं जब एंटर हुआ हूँ कमरे में तो उन्होंने फॉर्मली जैसे डोर नॉक करते हैं, परमिशन लेते हैं। तो उसके बाद मैं अंदर चला गया हूँ तो इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप बैठ जाओ, तो मैं भी खड़ा रहा और फिर मैंने इनसे कहा कि सर कैन आई सिट? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ श्योर प्लीज़ बैठें आप। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी कि सो यू आर नदीम खालिद? मैं कहा जी सर। तो आप गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं और आप गुजरांवाला से इंटरव्यू देने के लिए आए हैं? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं सियालकोट से आया हूँ। तो मुझे कहते हैं अच्छा आप सियालकोट से आए हैं, तो शायद इन्होंने सियालकोट में कहीं सर्व किया हुआ है या ये बिलोंग सियालकोट से करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने इन्हें सियालकोट से गाया तो इन्होंने खुद ही मेरे साथ बड़ा एंगेज होना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि आप सियालकोट में कहाँ से हैं? मैंने कहा जी मैं तहसील पसूर से हूँ। अच्छा तहसील पसूर में आप कहाँ से हैं? मैं कहा जी मैं डोडा से हूँ। अच्छा डोडा वही जिसके साथ वो लेक है, साइफन नहर है? मैं कहा जी सर वही। अच्छा, तो उसके बाद ये बड़ा एक मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है। इट्स लाइक के एक डिस्कशन चल रही है प्रॉपर। तो उन्होंने मुझसे कहा जी अच्छा बताएं आपने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है? तो मैंने बताया जी कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर नारवाल कैंपस से ग्रेजुएशन की है। तो फिर इन्होंने इसी से क्वेश्चन दूसरा किया कि बताएं यूवास के टोटल कैंपस कितने हैं? तो मैंने उनको बताए बल्कि गिनवाए भी कि ये कैंपस है। उसके बाद फिर मुझे कहते हैं कि मुझे बताओ कि यूआस का करंट वीसी कौन है? तो उनके बारे में मैंने बताया कि प्रोफेसर नसीम अहमद साहब हैं। तो फिर ना मुझे कहते हैं कि अच्छा आप नारोवाल में पढ़े हैं तो मुझे ये बताएं कि जो नारोवाल के अंदर लाइव स्टॉक की कौन सी डिजीजेज है? तो इसमें मैंने वो कल वाली मैडम ने जो बताया था कि आपने अपनी नेक्स्ट जो है ना वो उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है, तो मैंने वो डिजीजेस बताई जिन पे मुझे ग्रिप था। तो मैंने उनको पहले तो बताया कि डेग नाला हमारे उधर नारोवाल में है, डेग नाला। तो उसकी जो है ना वो वजह से उधर एक डिजीज है जो कि स्पेसिफिकली उसी बेल्ट में आती है, सियालकोट नारोवाल रीजन में, डेग नाला। तो मैंने ये बताया डेग नाला डिजीज। तो उसके बाद मैंने एफएमडी, पीपीआर और कुछ ब्लड पैरासाइट की डिजीज थी वो बताई। तो जो चेयरमैन था उसको इसके बारे में नहीं पता था, डेग नाला डिजीज के बारे में। तो उसे समझ आई कि ये मुझे ना नारोवाल की प्लेसेस बताना शुरू हो गया, तो मुझे उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा बेटा मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल की डिजीजेस बताएं, तो मैंने कहा सर ये डेग नाला डिजीज ही है। कहते हैं अच्छा ये डिजीज है? तो फिर जो बाकी 2 मेंबर थे बोर्ड के, एक जो यूनिवर्सिटी के से थे, हमारी यूनिवर्सिटी से फिजियो के डिपार्टमेंट से थे इम्तियाज रबानी साहब, और एक कोई डेयरी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का बंदा था। उन्होंने उनको बताया जी कि सर वाकई ये डिजीज होती है और ये डेग नाला के बेल्ट में पाई जाती है, डेग नाला डिजीज से कहते हैं। तो वो कह रहे हैं सम न्यू थिंग टू मी, काइंडली इसको एलैबोरेट करें जरा क्या होती है ये। तो मैंने बड़े उनके टू दी पॉइंट आंसर किए हैं। मतलब मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बताता था। मुझे मैं था कि ये खुद क्वेश्चन करें तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करूँ। लाइक उन्होंने मुझे पहले कहा जी कि डेग नाला डिजीज क्या होती है, तो मैंने सिंपल इसी का आंसर किया। फिर उन्होंने मुझे बताया, कहा जी कि अच्छा ये किस वजह से होती है, तो मैंने उसका आंसर किया। मतलब उस चेयरमैन के साथ मेरी सारी जो है ना वो जितने भी क्वेश्चन आंसर हुए हैं तो इसी डिजीज पे हुए हैं। तो वो एंड पे उन्होंने मुझे इसका ट्रीटमेंट पूछा, फिर कहते हैं क्या जो है ना वो फास्ट पेंटासल्फेट देते हैं। मैंने मुझसे ये भी पूछा कि इसको जो है ना वो क्या ऊपर लगाते हैं या इसको कैसे जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो मैंने कहा जिसको खिलाते हैं। तो मतलब मैंने उनको टू दी पॉइंट आंसर किए हैं, मैंने उसको ज्यादा सा एक्स्ट्रा भी नहीं बताया। अगर उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट पूछा तो मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट बताया, उन्होंने मुझे कास्टिव एजेंट पूछा तो सिर्फ कास्टिव एजेंट बताया। तो उसके बाद उन्होंने जो है ना वो जो फील्ड का बंदा था उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना वो इससे क्वेश्चनिंग करें, और खुद वो उठ गए हैं और उठ के उन्होंने जो है ना कमरे में दौड़ लगाना शुरू कर दी है, कभी एक तरफ से दूसरी तरफ जाए, उधर से उधर जाए। मैं भी परेशान, इंटरव्यू पैनल के 2 मैं ये चक्कर क्या हो रहा है, ये क्यों जो है ना वो दौड़ लगा रहे हैं, वो इधर से उधर जाए, उधर से उधर जाए। तो वो कहता है जी कि जेंटलमैन आप प्लीज कंटिन्यू, मैं अपने आप को वार्म अप कर रहा हूँ, मैं अपनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो जो वो सही है। फील्ड के बंदे थे उन्होंने कहा अच्छा आपने अभी पहले मेंशन किया है कि आपने एफएमडी आपके एरिया में है, पीपीआर है। तो एफएमडी में उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया कि एफएमडी किस स्पीशीज में होती है।
कौन कौन सी स्पीशीज में होती है, तो मैंने वो बताया। फिर वो कहते हैं कि बताएं कि गोट में ज्यादा इसके क्लियर मतलब स्मॉल रूमिनेंट्स में ये ज्यादा क्यूट फॉर्म में आती है कि लार्ज रूमिनेंट्स में आती है, तो वो बताया। तो मुझे कहते हैं कि बताएं कि लोकल में होती है कि हाइब्रिड में होती है, ब्रीड जो हमारी कैटल की है। मैं कही दोनों में होती हैं। फिर वो स्मॉल रूमिनेंट्स पे आ गए कि इंटेरोटॉक्सीमिया ज्यादा डेंजरस है कि पीपीआर ज्यादा डेंजरस है। तो फिर उन दोनों का आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये इंटेरोटॉक्सीमिया है या पीपीआर है। तो उसके बाद ये क्लोस्ट्रीडियम पे डिजीज पे आ गए। तो फिर वो उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में इसी दौरान उन्होंने काउंटर क्वेश्चनिंग में ये क्वेश्चन था जो मुझे भूल गया, उसका आंसर मुझे नहीं आता था। तो वो मैंने उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने कहा सर कि आई डोंट नो आंसर एट द मोमेंट बट आई विल लुक इनटू इट, और मैं उसको सर्च करूंगा इंटरव्यू के बाद। तो फिर उन्होंने कहा जी कि वो यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर, तो इन्होंने थोड़ा टफ टाइम दिया हमें, और इन्होंने बड़े रीजनिंग भी की, लॉजिकल क्वेश्चन भी किए, तो उसके भी आंसर किए। इन्होंने कहा जी कि स्टार्ट लिया था टिक बॉर्न डिजीज से, कि टिक बॉर्न डिजीज के बारे में बताएं मुझे क्या होती हैं ये, इनकी एग्जांपल्स बताएं। तो फिर वो उनको बताया मैं। उस पर डिस्कशन हुई। फिर डिस्कशन हुई कि हीमाचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया, एक फार्मर आपके पास ब्लड लेके आ गया, यूरिन लेके आ गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हीमाचूरिया है, हीमोग्लोबिन यूरिया है। और फिर उन्होंने जो है ना वो ये आगे इस पे ब्लड्स पे के जो है ना वो वाइट ब्लड सेल सबसे ज्यादा कौन से होते हैं। तो फिर वो उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुझे बताएं कि इनके आंसर भी ये बताते इन जाए ना, जी हीमाचूरिया सर। और इनके आंसर्स बताते जाएं, हीमाचूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया और व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से ज्यादा होते हैं? इसमें सर जो हीमाचूरिया है और हीमोग्लोबिन यूरिया है, इन दोनों को आप जो है ना वो लिक्विड को रखें 5-10 मिनट के लिए। तो हीमाचूरिया में होल ब्लड होता है, तो वो ब्लड सेल जो है ना वो नीचे बैठ जाते हैं। और इन कंट्रास्ट टू हीमोग्लोबिन यूरिया, उसमें क्या होता है कि वो हीमोग्लोबिन होती है, तो उसमें जो है ना वो यूनिफॉर्म रहता है मिक्सचर। 1 मिनट। राइट। और ब्लड सेल्स में जो है आरबी डब्ल्यूबीसी में कौन से सेल सबसे ज्यादा होते हैं? वो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो उसके बाद न्यूट्रोफिल्स। उन्होंने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इनकी पूछ, न्यूट्रोफिल्स की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर न्यूट्रोफिल्स बड़े होंगे तो आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं, कौन सी क्या चल रहा है। तो मैंने उनको कहा जी कि एक्यूट इन्फेक्शन चल रहा है, बैक्टीरियल हो सकता है एक्यूट इन्फेक्शन। तो कहते हैं अच्छा ये तो हो गए कि न्यूट्रोफिल बढ़ गए हैं तो एक्यूट इन्फेक्शन है, तो जब ये लिम्फोसाइट बढ़ेंगे तो फिर कौन सा इन्फेक्शन होगा। तो मैंने कहा ये क्रोनिक इन्फेक्शन है। तो कहते हैं कोई एक डिजीज बताओ जिसमें लिम्फोसाइट बड़े होते हैं। तो मुझे पैट्स की डिजीज का पता था, इस पार्वों में बड़े होते हैं, तो मैंने उसका बता दिया। तो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वो इक्वाइंस पे आ गए कि अच्छा आपने कभी कोई इक्वाइंस की डिजीज कौन कौन सी देखी है। तो मैंने उनसे कहा जी मैं टेटनस देखी है। तो कहते हैं अच्छा टेटनस, तो यही मुझे चलें यही बताएं कि इक्वाइन में टेटनस ज्यादा क्यों होती है। तो उसका था कि उसमें क्योंकि उनका नॉर्मल इनहेबिटेंट है और उसके जीआई ट्रैक्ट का, तो अगर उसमें ड्यूरिंग इवन ड्यूरिंग अगर रेक्टल प्रोपेशन भी उसमें थोड़ी मैसिलेशन हो जाए या उसका म्यूकोजल मेम्ब्रेन में कोई ब्रेक आ जाए, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है, तो उसको मौका मिल जाता है, वो ग्रो कर जाता है। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि चलें जो है ना प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अल्लाह ना करे अगर किसी ह्यूमन को टेटनस हो जाए तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, आइदर यू रिकमेंड एटीएस और यू रिकमेंड एटीटी। तो मैंने कहा सर कि बेहतर तो ये है कि उसको एटीएस लगाएं, लेकिन एटीएस मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम उसको एटीटी लगाएंगे। तो कहते हैं एटीटी क्या होता है, तो उसके बारे में बताया कि वैक्सीन होती है, उसमें जो है ना वो ट्रीटेड उसके टॉक्सिन्स होते हैं। तो उसके बाद फिर स्टार्ट हो गई ये ज्यादा थोड़े क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि वो पार्वो के बारे में क्या ख्याल है, पार्वो जो है ना वो क्या होती है और किस तरह फैलती है, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो ये सारा मेरा इंटरव्यू था। एंड नहीं, ओवरऑल ओवरऑल बड़ा अच्छा माशाल्लाह जो है इंटरव्यू रहा। बाकी होना ना होना, नंबरिंग उन्होंने कितनी देनी, ये अलग मामला हैं, अल्लाह पाक जो है बेहतर करे। लेकिन ओवरऑल सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि आपका ओवरऑल जो इंटरव्यू है वो एक अच्छा इंटरव्यू है, और काफी मुश्किल सवालों के भी आपने जो है ना
उनको आंसर किए हैं। तो काइंडली मुझे ये बताइएगा कि पैनल में टोटल मेंबर कितने थे? सर पैनल में टोटल 3 मेंबर थे। एक जो है ना वो जो इनका पीपीसी का अपना ही मेंबर था। सर 1 मिनट। जी सर, तो 3 मेंबर थे पैनल के। एक था जो इनका पीपीएससी का अपना मेंबर था, वो ये जाहिद हुसैन साहिब, और एक युवास के थे फिजियो के डिपार्टमेंट से इम्तियाज रबानी साहब। और इम्तियाज रबानी साहब भी ना, मुझे तो लगा कि इम्तियाज रबानी साहब भी सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, बाकी ना उन्होंने कोई टफ क्वेश्चनिंग की है, और ये नहीं कि मेरे से नहीं की, उन्होंने किसी से भी नहीं की, इवन के इंटरव्यू भी नहीं लिया। और मैं 2-3 लड़कों से और भी पूछा, उनसे भी उन्होंने इंटरव्यू नहीं लिया। बस वो अच्छा आप सियालकोट से हैं, अच्छा आप गुजरांवाला से हैं, तो ये कह के फील्ड वाले बंदे को दे दिया, और फील्ड इसमें वाले से ने चेयरमैन कौन था? चेयरमैन, ये मैं पिक्चर शो कर रहा हूँ, इनमें से जो सर है ये वाली मिस्टर जाहिद हुसैन। ये मिस्टर जाहिद हुसैन थे, ये वाले। हाँ जी, मेरा इन्होंने लिया था। हाँ जी, इन्होंने मेरा लिया। पैनल एक ही बैठा है लाहौर में? सर ये मेरा जो है ना वो वैसे 6ठा नंबर था, लेकिन उन 1-2 फीमेल थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें पहले जाने दें, तो उन्होंने उनको पहले दे दी, तो मैं फिर 9वें नंबर पे गया। तो तब तक तो सभी के इस बंदे ने लिए हैं। उसके बाद मैंने ग्रुप में यही देखा। यही लेगा जाहिद हुसैन। ये कमिश्नर फैसलाबाद भी रह चुका है और लाइफ स्टॉक का सेक्रेटरी भी रह चुका है। ये कैसा बंदा आपको और लगा ये? सर ये बड़ा फ्रेंडली बंदा था। इसने 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। ये इसने हम्म। मुझे जो है ना वो कह लें कि एक लेवल पे रख के और एक फ्रेंडली मैनर में क्वेश्चनिंग की है। हाँ, बेचारे का ब्लड और सर्कुलेशन का भी तो मसला था। अच्छा, इस बात ने मुझे जरूर अपने डिस मतलब किया था कि दौड़ने वाली इसने शुरू जो कर दौड़ दी ना। लगानी स्टार्ट कर दी ना अंदर, हाँ। मैं बड़ा इससे, मैं कहा ये हो क्या रहा है। तो लिटरली इसने दौड़ लगाई है, एक नुक्कड़ से जाता था दूसरी की तरफ, फिर वापस भाग के, फिर उधर। अच्छा, और मेंबर भी परेशान, मैं भी परेशान कि बन क्या रहा है इधर। बस इसको फिर रिटायर इसीलिए किया है मेरा ख्याल जल्दी। और सर जब ये जो मिस्टर जुल्फकार अहमद है, ये सर साथ वाले रूम में हो रहे थे एमबीबीएस वाली लड़कियों के, तो ये उनका कंडक्ट कर रहे थे। तो बाद में मैंने अच्छा, ग्रुप ठीक हो गया। अच्छा, इम्तियाज रबानी साहब जो हैं वो युवास के हैं, फिजियोलॉजी के? यस सर, वो युवास के हैं। युवास के हैं इम्तियाज रबानी साहब। अपना बिल्कुल नदीम, सर। आपका जो डीवीएम है वो किस यूनिवर्सिटी से है? नदीम, मेरा ख्याल है अब तक आवाज नहीं जा रही। सर इस दौरान मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी जी। सर डू यू रियली थिंक वो अपनी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज बढ़ा रहे थे या वो कंफ्यूज कर रहे थे? ओ भाई, वो वाकई सर को उन्होंने इसको कंफ्यूज करने के लिए दौड़ लगानी है। वो आप देखें, वो जिस लेवल का बंदा है, 21वें ग्रेड से वो रिटायर है कमिश्नर लेवल से। तो इस मौके पे पहुंचते पहुंचते बंदा थोड़ा सा ये ना ब्लड लेवल वगैरह, शुगर शुगर, अक्सर चेयरमैन आप इंटरव्यू दे देंगे, उनको आपसे ज्यादा इतना मतलब नहीं होता, वो अपने कामों में मोबाइल वगैरह में भी समटाइम बिजी हो जाते हैं। तो वो इसको कंफ्यूज नहीं कर रहे थे, वो रेली दौड़ ही लगा रहे थे। वो इसको कंफ्यूज करने के लिए चेयरमैन ने ऐसी हरकतें नहीं करनी। उसका ब्लड सर्कुलेशन लेवल कम हो गया होगा, किसी का शुगर लेवल कम हो जाता है, किसी का बीपी लेवल कम हो जाता है। एक पीपीएससी का चेयरमैन वो व्हील चेयर के ऊपर आता है। सर ये मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। तो मुझसे पहले सर एक लड़का गया था, वो भी मेरा दोस्त है जानने वाला, तो वो बता रहा था कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया है तो वो जाके बैठ गया, तो पीएन जो है ना वो कॉफी लेके आया था। तो उसको इसने ना कहता तुम कॉफी नहीं सही बनाई, तुम्हें मैं बताता हूँ कॉफी कैसे बनाते हैं। तो उधर पैनल में उसने उसको कॉफी बनाना सिखाई। तो बाद में मुझे कहता बेटा आपने परेशान नहीं होना, मैं जरा इसको कॉफी बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद नहीं, आपका वो इंटरव्यू अपनी करते हैं। अपनी कई तो ये देखें, पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी डिफरेंस होता है। वो अपनी पर्सनैलिटी, अपनी चीजों में भी वो मगन था, जिंदगी को एंजॉय कर रहा था वो। तो ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं होता, ये वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। कई बड़े स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी के होते हैं, हर पर्सनैलिटी के लोग जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, लेकिन उनका ये इम्पैक्ट कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चनिंग की जाती है, आंखों में डाल के आंखें देखी जाती है, दौड़े दौड़े नहीं लगाई जाती।
सर ये बड़े नाइस बंदे थे और हाँ, ये मैं बंदा बहुत नाइस बंदा है, एक्सपेक्ट कमिश्नर नहीं भी कर रहा है रहा ना था। वहाँ पे फैक्ट्री, ये तंग तुंग नहीं करता किसी को। नहीं सर ये बिल्कुल भी नहीं करता। मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा मतलब करंट अफेयर पूछेंगे मुझसे, रशियन वार के बारे में पूछेंगे, हम्म। से जनरल नॉलेज में युवास का पूछा जी, कितने कैंपस है, उसका वीसी कौन है, और मेरे अपने यूनिवर्सिटी के मतलब पूछा है। तो बस मैं वही इंट्रो, आपके इंट्रो में जो आपने बताया होता है उसमें से 2-3 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। आमतौर पे इसी तरह ही जो है ना वो रहता है। सर इंटरव्यूज इंट्रो तो बाकियों के लिया भी ही होंगे। नहीं। इंट्रो तो सर मेरी ख्वाहिश ही रह कि इंट्रो देने की, इन्होंने लिए इंट्रो ही नहीं लिया इन्होंने? ओए होए। नहीं। सर अच्छा, सर मैं बता लेकिन तो रहा ओवरऑल हूँ, आपका अच्छा है। मैं बता तो रहा हूँ सर, मैं एंटर हुआ हूँ तो मुझे कहते हो आपका नाम नदीम खालिद है। मैं कहा जी सर, आप डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। मैं क्या नहीं सर, मैं अभी सियालकोट से आया हूँ। तो फिर ये सियालकोट की तरफ इन्होंने सर मुझे मेरे गाँव तक के सारे जो इर्द गिर्द के गाँव है ना वो गिनवाए हैं। ये कोई सियालकोट में रहा होगा ना अपना नहीं है। कोई, डीसी डूसी के तौर पे गया होगा वहां पे सियालकोट। शायद सर वो पुल भी बता रहा था, पुल एक भी है उधर, नाला डेक भी है उधर। मैं क्या हाँ जी सर सारा कुछ है। किसी से पता करो, इसकी लवर तो वहां नहीं रहती, कहीं नॉस्टैल्जिक हो गया हो और इसीलिए इसका बीपी लो हुआ है और भाग रहा था है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इम्तियाज रबानी के अलावा तीसरा बंदा कौन था? सर वो तो सर जब हम गए थे ना तो मैं अभी जाके बैठा ही हूँ ना, तो पीछे से वो आई फीमेल आई, तो उनको मैं अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहा था ना स्टाफ के साथ। तो उनको कहती हैं कि मिस्टर मजरूद्दीन आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए बच्चों का, तो उनको आपने कहाँ बिठाना है। तो सर मैं हाथ पकड़ के बैठ गया, मैं कह था सर्जरी के सर मजर आ गए हैं, वो तो नहीं छोड़ेंगे किसी को, तो सर्जरी हम भी नहीं है। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो सर्जरी के टीचर नहीं थे। वो कोई लाइफ स्टॉक का ही बंदा था, मेरे ख्याल मजरूद्दीन नाम था सर उनका। वो लाइफ स्टॉक का तो एक लाजमी बंदा होगा ना, मजरुद्दीन। मजरूद्दीन। बाद में इसका ओहदा नहीं पता चला किस ओहदे पे आई है? नहीं सर मैंने इसको पहली दफा देखा था। ये लाइफ स्टॉक का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक हो सर गया। तभी से मोस्टली एमफिल के स्टूडेंट थे, तो मैं 9वें नंबर पे हूँ। तो मुझसे पहले कह लें कि जितने बंदे गए हैं उनमें 8 तो एमफिल के होंगे। तो उनसे मैंने पूछा तो वो आके यही कहते थे कि हम अपना वो थीसिस लेके आए हैं, तो वो थीसिस पकड़ लेते थे और थीसिस में से क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते थे, और हम्म। इंटरव्यू थीसिस में से होता था। और फिर एक बंदा था वो डेयरी फार्म पे काम करता था, तो उसको कहते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। तो उसने कहा जी मैं डेयरी फार्म पे काम कर रहा हूँ। तो उसका सारा इंटरव्यू मस्टार्टस पे हुआ है। तो अच्छा। ये जो आप वो आपसे पूछते हैं पहले कि मतलब जैसे मुझसे उन्होंने पूछ लिया कि डिस्ट्रिक्ट नागौर में कौन सी डिजीजेज हैं, तो वो जो आप बताते हैं तो पूरा इंटरव्यू उसी पे होता है। हम्म। सही हो गया, सही हो गया। चलें, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, अल्लाह पाक जो है वो आपको कामयाब करे। तो ठीक हो गया जी। अगर सर फैसलाबाद वालों को भी डॉक्यूमेंट्स फैसलाबाद के तैयार बारे करके में। जाना चाहिए। हम्म। ये हाँ रिसेंटली इनकी जी। पोस्ट फैसलाबाद में रही है, तो फैसलाबाद वालों को फैसलाबाद को अच्छा तैयार करना चाहिए। नहीं, फैसलाबाद वो आपके इलाकों से पूछते हैं ना, आप जिस इलाके का हो ना, आपके एरिया से पूछा जाता है, वो अपने इलाके से थोड़ी पूछेगा। आप फैसलाबाद से हो? जी सर। हाँ, वो फिर फैसलाबाद कोई सही पूछेगा आपको, वहाँ के फार्म शाम जरा डिजीजेज जो जो मसले मसाइल है थोड़ा पता होना चाहिए। सही हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई मसला मसाइल कुछ? सर डॉक्यूमेंट्स जो लिखे हैं सिर्फ वो लेके जाने हैं या बाकी भी इंटर्नशिप लेटर्स और एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह लेके जा सकते हैं, जैसे वो इंटर्नशिप थीसिस लेके, लेके? नहीं नहीं वो नहीं लेके, थीसिस लेके जाना है तो ले जाएं, वो आपकी मर्जी है। इंटर्नशिप लेटर वगैरह की जो है ना वो जरूरत कोई नहीं होती। यार तो चेल्सी होता है उधर, वो थीसिस वाले जो लाजमी लेके जाएं, वो थीसिस में से क्वेश्चनिंग होती है उनकी। और बाकी इवन के बच्चे कॉपियां भी नहीं करवा के आए हुए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ ओरिजिनल लेके आए थे। तो उनको उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं है, आप इंटरव्यू दें, इंटरव्यू के बाद हमें कॉपियां करवा के दे देना। 15 दिन का टाइम होता है, कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट भी हो ना, विद इन 15 डेज आप, 15 डेज आप जमा भी करा सकते हैं। ये चीजें इतनी वो नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स अगर पूरे हैं, एक कॉपी मेरा ख्याल लेके जानी होती है, 2 लेके जानी सर होती है लिखा होता है, लेकिन एक वो जमा करते हैं, है नहीं ना? सर मेरी तो दोनों ही ली हैं उन्होंने। और वो दोनों कॉपी।
करना होता है कि आपने जब आपने अप्लाई किया होता है ना, तो उस पर कुछ जो डाटा दिया होता है ना, उसका प्रिंट आउट होता है उनके पास। तो वो हम्म। के अगेंस्ट चेक करते हैं कि आपकी डिग्री पे और उसके नंबर ठीक है, नाम ठीक, मतलब बस यही वेरिफिकेशन है। हाँ, वो ओरिजिनल की वेरिफिकेशन करते हैं। अगर और उस फॉर्म में भी अगर कोई गलती वगैरह है, ऐसी गलती जो वैसी ह्यूमन एरर के मुताबिक है और आपकी डिग्री में कुछ हो रहा है, तो वो उसको ठीक करके वहाँ अपने आपके साइन भी करवा लेते हैं। लेकिन मसला वहाँ आता है कि कोई आपकी डिग्री एक्सपायर या पीवीएमसी का सर्टिफिकेट एक्सपायर या सीएनआईसी नहीं है या कोई और मसला मसाइल है ना, और कोई डॉक्यूमेंट आपसे शॉर्ट हो गया है, तो उसके लिए भी वो आपको 15 दिन का टाइम देंगे कि आप विद इन 15 डेज आप अपने ये चीज जो है करवा लें। लाहौर वाले काफी ना अब ऐसे फ्रेंडली होते हैं जो लाहौर के है ना। जो सब ऑफिसेज वाले हैं वो जरा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल के साथ चलते हैं। लाहौर ऑफिस वाले चीजों को मैनेज करते हैं, जो है ना फैसिलिटेट करते हैं। कई आज 3 इंटरव्यू हो रहे थे, पीएमएस के भी हो रहे थे, ये जो वुमेन मेडिकल ऑफिसर है उनके भी थे और हमारे भी थे। तो हम्म, ये की दोनों तो रो ही रही थी, ये इन्होंने सही चल रखा हुआ था बीओ वालों ने। जो कौन से रो रहे थे? पीएमएस के सर और वुमेन मेडिकल ऑफिसर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। पीएमएस वालों को तो टफ टाइम देना ही है। बाकी डब्ल्यूएमओ के जो हैं वो तो तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से चल रहे हैं इंटरव्यू। 11,000 कैंडिडेट हैं, रोज 20 को बुला लेते हैं। तो वो अभी तक 11,000 कैंडिडेट पूरे ही नहीं हो रहे, 500 सीटें हैं टोटल। तो फिर वो डॉक्टर वैसे ही फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं। फिर असल में ये इंटरव्यू लेते बड़े चिल से मोल का, छोटा मोटा सा लेके ना बस करते हैं। बंदा हैरान परेशान रहता है कि हुआ क्या है ना। सम टाइम बस 10-15 मिनट की गपशप लगा के जी भेज देते हैं। तो बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज ही रहता है, पता नहीं कितने के नंबर देंगे ना। नंबर देना तो अब उन्हीं के हाथ में है, पता नहीं कितने उन्होंने लगाए या क्या चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ओवरऑल ठीक रह गया आपका एक्सपीरियंस? मजा आया इंटरव्यू देने का? हाँ जी सर, मजा आया। और जो आपने भी कहा है ना, मुझे भी लग रहा है कि उन्होंने किया क्या है मेरे साथ, पता नहीं नंबर नहीं नहीं, देंगे। आपके के साथ तो आपसे उन्होंने टफ क्वेश्चन पूछे हैं, आपको लग नहीं रहा, आपने जवाब अच्छे दिए हैं। आपसे जो क्वेश्चनिंग है कोई इतनी आसान भी नहीं थी। शुरू वाली गपशप थी चलो, वो डिग्नेला वाली, ये वो चेयरमैन वाली, लेकिन बाकी लोगों ने आपसे ठीक क्वेश्चन किए हैं, कोई इतने आसान भी नहीं थे। होप सो सर, बाकी सर अब देखें, अल्लाह। अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो कल तक कंफ्यूज थे? सर बड़ा कंफ्यूज था, इवन जब तक क्या कहते हैं, जब तक मैं अंदर गया नहीं तो हार्ट बीट तेज ही रही है। हाँ, तब तक बंदा ना वो इंटरव्यू एंजाइटी रहती है। हाँ, इंटरव्यू में जाने के बाद ना थोड़ी देर बाद बस थोड़ा सा जब हो जाता है ना, वहाँ का माहौल देख के सारे, कोई बंदे को लग रहा होता है पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं, लेकिन वो सही गपशप करते हैं, बंदा रिलैक्स ही रहता है। जी सर, और मैं तो कहता हूँ चेयरमैन ऐसे ही होने चाहिए। हाँ, चेयरमैन ये कुछ ठीक है, कई चेयरमैन खतरनाक भी बहुत होते हैं, वो बड़ा टीज करते हैं ना, वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का चेयरमैन हो चलो ठीक है, फिर तो बंदा हैंडल कर लेता है। चेयरमैन से बात होती है, वो जरा नॉर्मली बात करता है ना बंदे का, वो ब्लड प्रेशर वगैरह अपना ठीक, लेकिन आप तो उसका ब्लड प्रेशर खराब कर रहे हो यार। मैंने कुछ नहीं किया, मैं डिग्नेला के कंफ्यूज बारे हो में गया वो था ये कहेगा मैं बन क्या यार, रहा है। वो कहेगा नदी यार मैं सेक्रेटरी लाइफ स्टाइल रहा हूँ, मुझे डिग्नेला का नहीं पता, ये डिग्नेला बताई जा रहा नदीम भाई कितनी देर बाद उनकी सर्कुलेशन ठीक होगी थी? है। वो नदीम भाई के पीछे तक, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे तक छोड़ के आए हैं नदीम भाई को। नहीं मतलब एक भागते ही मिनट रहे दो वो। मिनट या वो बस अपनी सर्कुलेशन पे लगे रहे, आपको ऑब्जर्व सिर्फ 2 मेंबर्स नहीं किया है? यार पता नहीं, वो शायद पीछे खड़े होके ऑब्जर्व भी कर रहे हो या क्या, मैं तो फिर क्वेश्चन आंसरिंग में मसरूफ हो गया था। अच्छा, अच्छा, तो वो जब एंड तक इंटरव्यू नीचे आके बैठे ही नहीं? नहीं, वो बैठे हैं एंड पे मैंने थैंक यू किया उनका, मैं सर थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, आप अब जा सकते हैं। मैं क्या ओके सर। अच्छा अच्छा, चले। तो वो जो कॉफी वाला सीन है आपको पिलाई थी? नहीं सर, वो इश्फान है लड़का, मेरा जानने वाला ही है, इंटर्नशिप पे हम इकट्ठे थे, तो वो उसके साथ ही हुआ था। वो अंदर किया है ना, तो उसको उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब बैठे, तो वो पीएन कॉफी लेके आया। तो उसको कहते हैं कि तुमने कॉफी नहीं सही बनाई, तो तुम्हें मैं कॉफी बनाना सिखाता हूँ। तो ना वो बैठा रहा बेचारा, तो उसको फिर कहते हैं बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ, मैं जरा इसको कॉफी बनाना सिखा लूँ। तो उसके बाद सही है। बेसिकली वो भी सियालकोट से था, तो उसको भी जो है ना सियालकोट के मतलब की पूछते रहे हैं।
कि उसका घर कहाँ पे है। अच्छा वो डिफेंस रोड का बताया तो डिफेंस रोड में स्टार्ट हो गए। अच्छा डिफेंस रोड में वहां पे ये भी है, उधर गोर में भी है, ऐसे ऐसे करके। तो वो भी कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने सियालकोट में कहीं सर्व किया हुआ है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि वो सियालकोट में या तो वो रहे हैं या फिर वो बेसिकली सियालकोट से बिलोंग करते हैं। सही सही। चलें ठीक हो गया जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग जो हैं बताएं, आप लोग पूछ सकते हैं। सर 20 कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं पर डे। आज 20 थे, नदीम वाले बता रहे थे। हाँ जी, ऐसे तो ही 20 लोगों का होता है। मतलब 5 दिन लाहौर में लगेंगे। नहीं, इससे भी ज्यादा, क्योंकि 20 जो है ना, मेरे जानने में ये आया है कि 60 लोगों को तो 3 दिन की कॉल आ गई है ना, 7 8 9 की। जी उसके सर। बाद भी लाहौर के कुछ कैंडिडेट हैं, उनको 16 17 की कॉल आई है। पहले उस दौरान 15 को भी है, हाँ जी, 15 की भी आई है कॉल सर, मेरे क्लासमेट है। हाँ वही ना, 15 16 17 की भी लाहौर में ना। हाँ जी सर, लाहौर में। और किसी को ये पता हो कि अपना किसी और सिटी में मेरा ख्याल अभी कॉल नहीं आई है ना। नहीं सर। नहीं है, ये भी सिर्फ लाहौर के ही देखें आप, 15 16 17 तक जा रहे हैं, तो बाकी सिटीज वाले जरा वेट में ही रहे, लेट ही आएगी काम ना, लेट ही चल रहा है। 20 लोगों का सर ये इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ जी। सर ये पॉसिबल हो सकता है कि मतलब उसमें शफल मारेंगे, 3 दिन इधर करके कंडक्ट, फिर साउथ में निकल नहीं, जाएं या मुश्किल है, फैसलाबाद। मुश्किल है, करने को कर सकते हैं, ऑल इन ऑल है, लेकिन ना जो अब पहले ये होता था, इनके ना पैनल बैठते थे ज्यादा विद इन लाहौर। ये जिस तरह हमारे अगर 200 बच्चे हैं ना, तो लाहौर में ही 2 पैनल बिठा देते थे ये, और मुल्तान में अलहदा बिठा देते थे, हर जगह पैनल ही डिफरेंट बैठ जाते थे चेयरमैन। लेकिन ये कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि ये एक जो कैडर है, एक सीट है ना, उसका चेयरमैन सेम रखते हैं। अब चेयरमैन सेम है तो इसने 20 20 का करके लेना है, तो ये ही मूव करेगा डिफरेंट जगह के ऊपर, सर वो इसी ने फ्राइडे ही लेना। 20 को असेंबलियां डिसॉल्व हो जानी है, उसके बाद को फटाना पड़ जाए। असम्बलियों की डिसॉल्व का टेंशन ना लें, वो परवेज अलाई नहीं करने लगा। एक तो असम्बलियां डिसॉल्व, दूसरा ये है क्योंकि वो उनके बयान आ गए हैं, अगर न्यूज वगैरह आप सुने, वो कहता है कि अगर लेट भी हो जाए, कल का ही बयान है, वो कहता है कि अगर असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं, दोबारा इलेक्शन होंगे, करवा देती है गवर्नमेंट, और उसके बाद दोबारा जनरल की तरफ जाएंगे, तो वो अक्टूबर से भी लेट हो जाएंगे। फिर मोना सलाई के भी कुछ बयान तजाद वाले आ गए हैं कि भाजपा को ये नहीं मतलब। फिर इमरान खान का भी बयान ये आ गया, इमरान खान ने कहा कि हम अतादियों पे ज्यादा रिलाई कर रहे थे, लेकिन अतादियों और हमारा अब वो हार्ड लाइंस के अंदर फर्क आ रहा है। तो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होती, उस बेचारे ने अपने हाथ की हड्डियां तोड़वाई हैं इसने। तो और अगर डिसॉल्व हो भी गई ना, उसकी आप टेंशन नहीं, असेंबलियां डिसॉल्व हो भी जाए तो पीपीएससी के इंटरव्यू नहीं रुकते। पीपीएससी ऑटोनोमस है अदारा, तो इसके इंटरव्यू नहीं रुकेंगे आपके। इंशाल्लाह। इंटरव्यू नहीं रुकेंगे, लेकिन जो लग रहा है एक ट्रैजेक्टरी लग रही है, वो ये लग रही है कि आपके इंटरव्यू में भी पॉसिबल जनवरी तक भी जाएं, क्योंकि अभी लाहौर का अगली कॉल जो नेक्स्ट 3 दिन की शेड्यूल है, वो 15 16 17 दिसंबर का है, और वो लाहौर का है अभी। तो अभी बाकी शहरों में तो जाते जाते टाइम लग जाएगा। जी, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो। नोटिफाई लैक्टोज इंटॉलरेंस मीन, कुछ लोग ना लैक्टोज को इंटॉलरेंस होते हैं, उन लोगों में ना मसला होता है, वो दूध पीते हैं ना, तो उनको डायरिया लग जाएगा या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको लैक्टोज हजम नहीं होती। दूध के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो लैक्टोज की फॉर्म में होता है, तो ऐसे लोगों को फिर लैक्टोज फ्री मिल्क दिया जाता है। मार्केट में अवेलेबल है ओल्पर्स वगैरह का, 2 3 कंपनीज का, उसमें लैक्टोज नहीं होता। शुगर की कोई और टाइप डाल देते हैं, लैक्टोज को निकाल देते हैं, तो वो फिर वो लोग वो दूध पी लेते हैं। ये आप समझ लें कि एक डिफेक्ट है। अच्छा, और बकार गिल कह रहे हैं नोटिफाइएबल डिजीज की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो आपको गूगल से देखनी पड़ेगी, जो वर्डिंग बाय वर्डिंग होगी। ऑल दो कंसेप्ट में बता देता हूँ कि नोटिफाइड एबल डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, और वो जो है एरिया के अंदर उनका स्प्रेड तेजी से हो सकता है, जस्ट लाइक एलएसडी ये थी, जैसे वायरल डिजीजेज हैं, एफएमडी है,
अगर किसी एरिया में रिपोर्ट हो रही है, पहले वहां नहीं मौजूद, यकदम वहां रिपोर्ट हो गई है और उसका कुछ जूनोटिक डिजीजेस भी उनमें हो सकती हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जूनोटिक हो, जिसका मतलब अगर हम लाइफ स्टॉक के हवाले से बात करने के पोटेंशियल ये हो कि वो ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है और इससे पहले वो वहां पे मौजूद नहीं है, तो ऐसी डिजीजेस को फिर नोटिफाई करना लाजमी होता है। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी कह दें, मतलब जो इम्पोर्टेंट डिजीजेस होंगी जिनका स्पेक्ट्रम लार्ज होगा, जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी डिजीजेस को आपने जो है वो रिपोर्ट करना होता है। इसके लिए एनिमल एक्ट 2019 आपने कुछ एक्ट्स वगैरह का भी था, एक्ट्स आप जाएं अगर वहां देखें ना अपना वेबसाइट पे, तो वो काफी सारे 8-10 एक्ट पड़े हैं वहां पे। अब वो उनको 10-10 पेजेस के हैं, सारों को पढ़ना शुरू करें वो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो ये एनिमल एक्ट 2019 में इसके बारे में बताया गया है, जो है नोटिफाइएबल डिजीज, उसको फिर रिपोर्ट करने का तरीका के आप सैंपलिंग वगैरह करते हैं, वेटरनरी ऑफिसर ही जाएगा सबसे पहले, लेकिन वो वहां का जो लैब का इंचार्ज होगा, ADIO, असिस्टेंट डिजीज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको साथ ले जाएगा, वो जहाँ पे जाके सैंपलिंग करेगा। वो सैंपल एक जो है BRI को भेज देगा, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को, एक सैंपल वो चीफ वेटरनरी ऑफिसर को भेज देगा, और फिर वहां से रिजल्ट आएंगे कि बाकी ये डिजीज मौजूद है। पहले तो हमें ये होना चाहिए कि बाकी ये वो डिजीज मौजूद है, फिर वहां पे आप क्वारंटाइन मेजर्स करेंगे, बायोसिक्योरिटी मेजर्स करेंगे, वहां को वैक्सीनेशन, रिंग वैक्सीनेशन की जाएगी, और ये सारा प्रोटोकॉल वहां पे मतलब डिजीज को रिपोर्ट करके और वहां पे डिजीज की मैनेजमेंट की जाती है ना। तो ये नोटिफाइएबल डिजीजेस को जब रिपोर्ट किया जाता है तो फिर उसको आगे रिपोर्ट करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जी। किसी का और कोई क्वेश्चन, कोई मसला मसाइल? और जिन लोगों का कल इंटरव्यू है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। एक है जैगम उस्मान, और दूसरे जो हैं एक और ने भी इंटरव्यू दिया था, दो ने। आप लोगों के लिए जी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक जो है वो आसानी करें। परेशान होके या उस तरह नहीं जाना, चिल माहौल में इंटरव्यू होता है, आसान होता है, बस मेन ये होता है कि आपने स्कैटर्ड नहीं होना और जो चीज वो पूछ रहे हैं उसका जवाब जो है आपने वो देते जाना है, जिसका नहीं पता चल रहा उसके ऊपर सॉरी बोलते जाना है। ये थीम होता है बस इंटरव्यू देने का। बाकी उन्होंने कितने नंबर लगाने हैं, उनके सामने कुछ पर्सनैलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, वो हमें नहीं इवन अभी तक आज तक जिंदगी में समझ आए कि वो क्या क्राइटेरिया है, किसके मुताबिक वो नंबर लगाते हैं। तो जो मेन चीजें हैं जो हमने देखी वो उसमें यही है कि आपकी एक अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी प्रेजेंटेबल शक्ल के अंदर आप जाएं, आपके वहाँ पे मैनर्स, सलाम करना, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, इस तरह की बातें, और बैठने का तरीकाकार, बोलने का तरीकाकार, एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एड्रेस कैसे करते हैं। एक ही क्वेश्चन अगर ये आप इस वक्त 11 लोग हैं अगर ग्रुप में, मैं आप सारों से पूछूंगा ना, हर किसी का उसको जवाब देने का अलग तरीकाकार होगा। तो मेनली वो ये चीज भी देख रहे होते हैं कि ये किस तरह से चीजों को, इसकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कितना बताता है। डेफिनेटली आपका जो नॉलेज होता है, एकेडमिक नॉलेज वेटनरी से रिलेटेड, वो भी जज होता है ये क्वेश्चनिंग के थ्रू। जैसा कि अभी नदीम खालिद से ने जो अपना इंटरव्यू शेयर किया, कोई बहुत आसान भी क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन जो है डेफिनेटली मुश्किल भी थे। फॉर एग्जाम्पल हीमाचूरिया वाला और हीमोग्लोबिन यूरिया वाला, कि किस तरह से कोई लेके आएगा तो उसको आपने जज करना है। WBCs के अंदर कौन सा ज्यादा होता है, न्यूट्रोफिलिया किस में होता है और न्यूट्रोपीनिया किस में होता है, किस में कम होता है, किस में ज्यादा, लिम्फोसाइट्स का। ये डेफिनेटली कोई बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। तो हैंडलिंग मेनली मैटर करती है। और बाकी जो आधा इंटरव्यू गपशप पे होता है, वो गपशप बेसिकली पर्सनैलिटी असेसमेंट हो रही होती है आपकी, और आधा इंटरव्यू जो आपका है वो होता है आपका आपके सब्जेक्ट के ऊपर। और जनरल नॉलेज के पोर्शन को कम से कम रखा जा रहा है, जो अब हम हमें देखने में मिलता है। और जनरल नॉलेज भी आमतौर पे जैसे ये नदीम से पूछा उन्होंने कि आप युवास का बता दें, तो आप जो खुद बताते हैं उनमें से ही पूछा जाता है, ठीक है। जो आप नाम ले लेते हैं, जिन चीजों का एग्जामिनर की कोशिश होती है उन्हीं चीजों में से आपसे पूछा जाए। तो कोशिश करें कि खुद डायरेक्ट करें इंटरव्यू को थोड़ा बहुत, या जिन चीजों का पता है उन डिजीजेस की तरफ, उन बातों की तरफ वर्डिंग डाल दें, लुकमा दे दें। तो ये सब उस सूरत में मुमकिन होता है जब आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं।
जब आप अपने जो है नर्व्स पे काबू रखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एक सही लेवल पे रखते हैं, तो आप ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। तो बाकी ठीक है जी, फिर मेरा ख्याल है सेशन को एंड करेंगे, 11 बजने वाले हैं। अल्लाह हाफिज।